गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 7 चैप्टर 2। एंड अभी हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने इन शॉर्ट चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दुनिया में दो ही तरह के मटेरियल्स होते हैं, वन इज़ कंडक्टर्स एंड द अदर आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइलेक्ट्रिक और कुछ डिफरेंट नहीं है, देयर आर जस्ट इंसुलेटर्स। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिकल चार्ज डायरेक्टली पास नहीं होता, इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता, उस मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। दे डोंट लेट करंट पास थ्रू देम। दूसरी बात, अगर हम पूछें कि इनमें से नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाता है, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर वाटर में हम किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ई प्रोड्यूस करें तो वाटर में वही फील्ड 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। लाइक सपोज करो यहाँ पे मेरे पास वाटर है, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड ई अप्लाई किया, ठीक है, तो वाटर में उस फील्ड ई की बजाय उसका मैग्नीट्यूड E/81 हो जाएगा, 1/81 टाइम्स, ठीक है, ये एक फैक्ट था। सिमिलरली ग्लास में वही फील्ड 1/3 या 1/4 के बीच में रह जाएगा। सिमिलरली एयर में वही फील्ड स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बिकम 1/1.0006 टाइम्स, ठीक है। वैक्यूम में वो फील्ड उतना ही रहता है जितना अप्लाई किया गया होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड हमने पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग था that it was equal to external field applied divided by the net field which remains। इसका सिंबल था एप्सिलॉन आर और के। अब ये सिंबल याद रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। के और एप्सिलॉन आर इज द सिंबल फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड विच रिमेन्स इन द डाइलेक्ट्रिक। अब वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 है, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हुआ। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 4 के आसपास होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। अब कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हम लोग खुद सोच सकते हैं कि कितना होगा। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है अप्लाइड फील्ड अपॉन नेट फील्ड। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के इनसाइड कोई भी नेट फील्ड रह नहीं सकता। Net field inside a conductor equal to 0. Therefore, epsilon r becomes applied field upon 0, and something upon 0 becomes infinity. Hence, कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्फिनिटी होता है। याद रखना है ये रेशियो 1, 1.006, 3 to 4, 81 एंड इन्फिनिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, हमें इतना तो पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स हैं, दोनों में ही जो है करंट पास नहीं करता, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। तो दोनों में फ़र्क क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके हर मॉलिक्यूल की नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट हो। अब देखो, डाइपोल मोमेंट के बारे में आप याद करो, जहाँ पे दो चार्जेस सेपरेटेड होते थे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जिनकी टोटल डाइपोल मोमेंट होती थी P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। तो सपोज करें हम HCl मॉलिक्यूल के बारे में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि HCl का सॉल्यूशन तो कंडक्टिंग है। देखो, HCl मॉलिक्यूल मतलब HCl विदाउट वाटर। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा। बट प्योर HCl एंड प्योर वाटर, बोथ ऑफ दीज आर इंसुलेटर्स, यू मस्ट नो, ठीक है। ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। इनफैक्ट ये चारों जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, ये पोलर इंसुलेटर की, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो जिसके हर पार्टिकल की इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट हो। अब हमें इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि HCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं
और अगर H और Cl का जो डिस्टेंस है वो L है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा इंटू एल। ठीक है। सिमिलरली वाटर का मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्लस डेल्टा कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है। तो नेट डाइपोल को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय एल, वेयर एल इज दिस डिस्टेंस। सिमिलरली एमोनिया मतलब कि NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। वी हैव दिस लोन पेयर हेयर एंड दीज आर द 3 H मोलिक्यूल्स। तो इस केस में तीनों H मोलिक्यूल्स पे कुछ पॉजिटिव प्लस डेल्टा चार्ज है, यहाँ पे -3 डेल्टा चार्ज है। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास सपोज करिए कि यहाँ पे है, तो यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं L बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगी 3 डेल्टा इंटू एल। बेसिकली पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मीनिंग, इसकी 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है कि इसकी हर मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स ऑफ मास हैं वो सेपरेट होते हैं। पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग है और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग है। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पे पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पे पॉजिटिव इनके बीच में है और नेगेटिव यहाँ पे है, दोनों सेपरेट है। अब हम नॉन पोलर डाइपोल डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं। इनकी डेफिनेशन ये है, पहली बात, इनके हर मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो। इनकी दूसरी डेफिनेशन है कि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड करते हैं, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल फर्दर 2 टाइप्स का होता है, वन इज होमोजीनस नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड द अदर इज हिट्रोजीनस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। होमोजीनस वो होता है जिसके सभी एटम्स सेम हो। सभी एटम सेम होना इन सेंस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखो, जो होमोजीनस है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है। नाइट्रोजन में ना कोई नाइट्रोजन पॉजिटिव ना कोई नाइट्रोजन नेगेटिव। सिमिलरली क्लोरीन। अब यही इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटीज थी, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की कोई पोलैरिटी नहीं थी। हिट्रोजीनस मॉलिक्यूल वो होता है जो वैसे तो नॉन पोलर है, जिसकी नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड तो करें, बट जिसमें डिफरेंट एटम्स यूज हों। फॉर एग्जांपल दिस, लाइक CH4 को हम ऐसे बनाएंगे। अब इन चारों हाइड्रोजन एटम्स पे हम समझ सकते हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, बट चारों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आता है, और कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, उसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे आया। अब हमारी नॉन पोलर की डेफिनेशन थी जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करे। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों यहीं पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी चार्ज इंटू लेंथ। लेंथ तो जीरो है, तो डाइपोल मूवमेंट आ गई जीरो। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है माइनस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा। देखो, इसके कारण डाइपोल मूवमेंट इधर, इसके कारण डाइपोल मूवमेंट इधर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी है, तो राजे वो जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है। दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करके तो डाइपोल मूवमेंट आ गई चार्ज इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डाइपोल प्लेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। 3 तरह की डाइपोल्स हमने डिस्कस की हैं, पोलर डाइपोल, नॉन पोलर होमोजीनस एंड नॉन पोलर हेट्रोजीनस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस दीज डाइपोल्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। Now these arrows are representing the electrical field. Suppose we have a polar dipole. तो पोलर डाइपोल के केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेटेड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेटेड है।
तो ये एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये डायपोल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग खुद को अलाइन कर लेगी, और डायपोल के खुद को सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या होगा, सपोज वी हैव मैनी स्मॉल H2O मोलिक्यूल्स, तो सभी के सभी मोलिक्यूल खुद को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, सभी की डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। और जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होती है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक नया फील्ड पैदा हो जाता है विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फील्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नेट फील्ड कितना है, यू नो दिस वेरी वेल दैट नेट फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड फील्ड, नेट फील्ड इतना आएगा, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड वैल्यू रिड्यूसेस इन अ डायपोल। दूसरा केस है, अगर हमारे पास एक नॉन पोलर होमोजेनस डायपोल हो, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ना होने की वजह से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तीसरा केस, अगर हमारे पास एक नॉन पोलर हेट्रोजेनस डायपोल हो, तो उसमें हमारे पास पता है, हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी कोई इंक्लिनेशन तो हो नहीं सकती बिकॉज इसकी नेट डायपोल मोमेंट तो जीरो है। बट होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो CO2 के बारे में आपने पढ़ा होगा आज तक कि ये एक स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर में ही हमेशा रहता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की अलोंग अट्रैक्ट हो जाएंगे और कार्बन मॉलिक्यूल रिपेल हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर स्लाइटली बेंड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, एंगल मैंने दिखाया है बहुत बड़ा, बट इतना बेंड नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ओके, ये जो आर्टिकल है अगर आपको इसकी रीडिंग करनी है तो ये आपको NCERT पेज 71 पे मिलेगा। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ, पेज नंबर 71 और पेज नंबर 72 और 3 पे डायपोल्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिटेल्स दी गई हैं, जो कि CBSE के क्वेश्चंस के फील्ड में नहीं है। मतलब ये जो 2-3 पेजेस हैं इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर्स पे इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनमें कभी क्वेश्चन ही नहीं आया। फॉर एग्जांपल लाइक ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन, ये जो आर्टिकल्स हैं दिस यू कैन स्किप फॉर नाउ बिकॉज इन पे आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, ठीक है। So our next article according to the textbook is capacitors and capacitors. So let us understand what capacitors are. Basically two separate conductors which are not in physical contact separated by a small distance form a capacitor. दो कंडक्टर होते हैं, उनमें कुछ डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, वो एक कैपेसिटर बनाते हैं। इसके पर्पस क्या होते हैं, इन जनरल कैपेसिटर के दो कंडक्टर्स में से किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है +Q एंड दूसरे कंडक्टर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है -Q, ठीक है। कैपेसिटर कई तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें हमारे पास दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं, इनमें एक स्मॉल सेपरेशन होती है D। इन प्लेट्स का एरिया वी कैन से लेट इट बी A। द अदर इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर दो तरह का होता है। वन इज अ कैपेसिटर विद अ सिंगल स्फेरिकल शेल। सो दिस इज अ मेटालिक स्फेरिकल शेल विच इज completely isolated. The other is which consists of two metallic shells, जिसमें दो मेटालिक शेल्स होते हैं, दोनों के रेडियस होते हैं A एंड B सेपरेट, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, दो वायर्स के थ्रू हम इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। द थर्ड टाइप इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें हमारे पास दो सिलेंडर्स होते हैं जिनकी रेडियस A एंड B है, जिनकी लेंथ L है और जिनके थ्रू वायर के कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दीज आर द कैपेसिटर। अब हम आते हैं इनके एप्लीकेशंस पे।
देखो बेसिकली कैपेसिटर के ऊपर हम लोग चार्ज स्टोर करते हैं। वन इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, अदर इज गिवन माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। दिस इज द एक्सेप्शन। इस पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव चार्ज आता नहीं है। सो कैपेसिटर इज जनरली यूज्ड टू सप्लाई बर्स्ट ऑफ चार्जेस। एकदम से बहुत ज़्यादा चार्ज देने के लिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा फ्लैशलाइट कैमरा, ठीक है। तो जो फ्लैशलाइट कैमरा है उसमें कैपेसिटर यूज़ होता है। कैसे? जब कैमरे को पिक्चर क्लिक करनी होती है तो उसको एक सडनली बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए, उसको एक जस्ट फॉर 1 और 2 सेकेंड्स एकदम से उठा देने बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी होती है वो कैमरे के सेल से नहीं मिल सकती, बिकॉज कैमरे का जो सेल होता है ना, सेल का काम होता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत छोटी एनर्जी देना। सेल एनर्जी इस तरीके से सप्लाई करता है, बहुत सारे टाइम के लिए बहुत एक लिमिटेड एनर्जी देता है। बट जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एनर्जी ऐसे देता है, ऐसे। कैपेसिटर बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है, फिर वो दोबारा एनर्जी सप्लाई करता है, फिर दोबारा चार्ज एंड सो ऑन। मतलब कैपेसिटर इज़ यूज्ड टू गिव बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी। इसकी एक एग्जांपल है फ्लैशलाइट कैमरा, दूसरी एग्जांपल है फैंस। जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए उनके अंदर एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर हमेशा चार्ज रहता है। जब भी फैन को स्टार्ट करना होता है तो कैपेसिटर अपनी बहुत सारी एनर्जी फैन को सप्लाई करता है, जिससे कि फैन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कैपेसिटेंस। हमने कैपेसिटर समझ लिया है, तो अब हमें कैपेसिटेंस समझनी है। कैपेसिटेंस मीन्स द चार्ज स्टोर्ड by the system of conductors or the capacitor per unit potential difference applied is called its capacitance, ठीक है। हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, इनके ऊपर कुछ चार्जेस होंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इनके ऊपर चार्ज स्टोर्ड बेसिकली क्यू माना जाता है, और जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक के पोटेंशियल में से दूसरे का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस पे डिवाइड करके हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी। ठीक है ना, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। अब डेल्टा वी क्या होगा? दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये कैपेसिटेंस की बेसिक डेफिनेशन है। ये हर केस में हर जगह पे अप्लाई होती है। कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, उन सब की जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह से आएगी, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। हमें पता है कि कैपेसिटेंस है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट कही जाती है फैरेड। अब चार्ज की यूनिट है कूलम, पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एक और यूनिट भी है, एज वी नो दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 जाउल पर कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम स्क्वायर पर जाउल। दूसरी बात, अब हम इसके डायमेंशन पे आते हैं। वी कैन से डायमेंशन ऑफ फैरेड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कूलम स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ जाउल। अब चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो कूलम की डायमेंशन बन जाएगी एम्पियर 1 टाइम 1 का स्क्वायर। एनर्जी की डायमेंशन बन जाएगी मास 1 L2 T माइनस 2, ये हमने +1 में पढ़ी है, दैट इज इक्वल टू M माइनस 1 L माइनस 2 A2 T4। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर कैपेसिटेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कैपेसिटेंस के डायमेंशन को रट्टा मारना है, बट कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालनी कैसी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ मेटालिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द अबव गिवन फॉर्मूला। हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल सफियर। सपोज करें हमारे पास एक सफियर है,
जिसका कि रेडियस r है और ये मेटालिक है। इनिशियली इसका चार्ज भी 0 है और इसका पोटेंशियल भी KQ/R 0 है। सपोज करें हमने इसको एक Q चार्ज दे दिया, हमें पता है कि वो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो जब इसका चार्ज हमने Q दिया तो इसका फाइनल पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा और इसका फाइनल पोटेंशियल KQ/R हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε Q/R। अब ये इसका फाइनल पोटेंशियल बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड। पहले पोटेंशियल 0 था और फाइनल पोटेंशियल इतना है, तो कैपेसिटेंस बन जाएगी इस तरह से, चार्ज गिवन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। ये बन जाएगा Q/4πε0R। यहाँ पे Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस बन जाएगी 1/1/4πε0R। रेसिप्रोकल करके बन जाएगी कैपेसिटेंस 4πε0। ठीक है, तो ये अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया फॉर अ सिंगल स्फीयर। सिंगल स्फीयर की कैपेसिटेंस इतनी है और इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं चाहूं तो अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। कैपेसिटेंस फॉर अर्थ इज इक्वल टू 4πε0 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो सी ऑफ अर्थ बन जाती है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी। देखो ये वैल्यू सोल्व करके, आई हैव स्किप्ड द कैलकुलेशन पार्ट, बट सोल्व करके ये जो वैल्यू है ये 7.1 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड के बराबर आई है। आप सभी जानते हैं मिली मीन्स 10⁻³ एंड माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। देयरफॉर इसी कैपेसिटेंस को मैंने इन वैल्यूज में लिखा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अर्थ जितने बड़े स्फीयर की कैपेसिटेंस भी मिली फैरेड और माइक्रो फैरेड में आई। इससे पता चलता है कि फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए फैरेड हमने कभी भी यूज नहीं करनी, फैरेड कभी काम में आने वाली यूनिट नहीं है। तो वी नीड टू लर्न अदर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड दे आर मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड। मिली फैरेड मीन्स 10⁻³ फैरेड, माइक्रो फैरेड मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो फैरेड मीन्स 10⁻⁻9 फैरेड एंड पिको फैरेड मीन्स 10⁻⁻12 फैरेड। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल एंड कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स। सपोज करें हमारे पास दो मेटालिक कंडक्टर्स हैं, वन ऑफ रेडियस ए अदर ऑफ रेडियस बी, बोथ ऑफ देम आर स्फेरिकल एंड बोथ ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रिक। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है। हमने इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है, बट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें दोनों का पोटेंशियल पता होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल्स ऑफ बोथ ऑफ देम। पहली बात, दोनों शेल्स का नाम है ए एंड बी। सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ऑफ बी। देखो बी का जो पोटेंशियल है वो एक तो खुद के चार्ज के कारण होगा, दूसरा इसके चार्ज के कारण होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का पोटेंशियल ए क्यू के चार्ज के कारण है कितना है, तो इस सारे चार्ज को अगर मैं सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो इससे बी दूरी पे पोटेंशियल होगा KQ/B। देखो ये सब जानते हैं, इस चार्ज को मैं सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो इसकी वजह से B डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना होगा। सिमिलरली खुद के चार्ज -Q की वजह से भी जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी इक्वल टू K इंटू -Q/B। तो B का पोटेंशियल दोनों को जब हम सम अप करेंगे कर करा के वो 0 हो जाएगा। लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ A। तो A का जो पोटेंशियल है वो एक खुद के चार्ज के कारण होगा, दूसरा इसके चार्ज की वजह से। यहाँ पे एक मैं पॉइंट बता दूं, किसी भी शेल की वजह से उसके सरफेस पे और उसके इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। मतलब कि -Q की वजह से अगर B का पोटेंशियल इतना आया था तो -Q की वजह से A का पोटेंशियल भी सेम आएगा। तो -Q की वजह से A का पोटेंशियल आएगा K इंटू -Q/B। एंड सिमिलरली अगर -Q की वजह से A का पोटेंशियल इतना आया तो Q की वजह से A का पोटेंशियल कितना आएगा,
के क्यू बाय ए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिफरेंस क्यों? देखो, चार्ज क्यू ए के ज़्यादा करीब है इसलिए डिस्टेंस ए लेना है, जबकि चार्ज माइनस क्यू का इससे डिस्टेंस है बी, तो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल इतना आएगा। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल ऑफ ए बताऊं, दैट इज इक्वल टू के क्यू कॉमन 1/a माइनस 1/b। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिकम्स चार्ज सप्लाइड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू 1/a माइनस बी माइनस 0। अब यहाँ पे क्यू क्यू डिवाइड हो गया, तो ये बन जाएगा 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। देयरफॉर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a बाई ए बी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। So this is the final expression for the capacitance। ठीक है, सो ये हमारी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। देखो, वैसे तो हमने एक और कैपेसिटर भी डिस्कस किया था, दैट वाज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बट यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, इन दोनों की कैपेसिटर के जो फॉर्मूले हैं और इनकी जो डेरिवेशन है वो दोनों सिलेबस से हट चुके हैं। दे आर नो मोर इन द सिलेबस, सो वी नीड नॉट डिस्कस बोथ ऑफ देम। सो स्ट्रेट अवे आई एम डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। लेट अस कॉल देयर एरिया टू बी इक्वल टू ए। ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक दिस, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। वन इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एंड द अदर इज गिवन अ चार्ज माइनस क्यू। दोनों की जो सेपरेशन है वो डी है। सो लेट अस फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब हमें चार्ज तो पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इस तरह के केस में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड को यूज़ करना चाहिए। लेट अस एज्यूम कि इनकी जो सेपरेशन है वो डी है, जो कि हम जानते हैं। लेट दिस पॉइंट बी पी, लेट दिस पॉइंट बी क्यू एंड लेट दिस पॉइंट बी आर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट क्यू। ठीक है, नहीं क्यू मत बोलो बिकॉज क्यू इज चार्ज ना, एलिमेंट। लेट दिस पॉइंट बी एल, लेट दिस पॉइंट बी एम एंड लेट दिस पॉइंट बी एन। ठीक है, तो पहली बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एम ड्यू टू द प्लेट विद पॉजिटिव चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दिस इज आई कैप, इज इक्वल टू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो, ये चीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी छोटी मोटी दूरी पे जो फील्ड होता है उसकी वैल्यू इतनी होती है। सिग्मा को हमने क्यू बाय ए लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो इनफाइनाइट शीट की वजह से होता है। दैट्स करेक्ट, कैपेसिटर बहुत छोटा है, इनफाइनाइट शीट नहीं होता। बट यहाँ पे फील्ड निकालने का इकलौता तरीका हमारे पास यही है। सो वी आर इमेजिनिंग दैट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन विद दिस डिस्टेंस डी, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड रिपल्सिव होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड अट्रैक्टिव होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों का फील्ड ऐड करके हम यहाँ पे नेट फील्ड निकाल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एम
ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, अगेन क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, बट डायरेक्शन भी सेम होगी तो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एम नेट कितना होगा, वो दोनों का समेशन करके आएगा, दोनों का समेशन करके हमारे नेट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q बाई a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। देखो ये हमारे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ गई इन दोनों शीट्स की वजह से। जब हमें फील्ड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट एल टू पॉइंट एन। देखो अब यहाँ पे मैं माइनस साइन मैंने नहीं लिया, बिकॉज जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन हट जाता है। रीजनिंग हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इज इक्वल टू इंटेग्रेशन, वैसे ही हटने वाला है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लिख लेंगे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट आई कैप डॉट डी आर कितना है आई कैप। देखो डी आर मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से अगर मैं आर डिस्टेंस तक जाके छोटी सी डी आर डिस्प्लेसमेंट लूँ तो ये इतना ही बन जाएगा। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सिंपली, अब यहाँ पे मैं माइनस हटा दूंगा, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू डी आर द लिमिट्स। इसको समझो, मॉडुलस में मैंने माइनस साइन हटा दिया क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये बन जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट डी आर। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, इसको मैं सिंपली 1 लिख सकता हूँ। लिमिट्स आई आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू डी। अब लिमिट्स कहाँ से आई ये समझो, आर मैंने यहाँ से डिस्टेंस मान लिया, तो सपोज करो मिड वाला पॉइंट है, इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डी बाई 2, लास्ट पॉइंट को बोलूँगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस एल से लेकर एन तक निकालना है। अगर ये डी बाई 2 है, ये डी है, तो ये पॉइंट हुआ आर इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई लिमिट साइन 0 से डी तक। तो लिमिट्स पुट करने से मेरी वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इनटू आर 0 टू डी। अब डी आर की इंटेग्रेशन आर हुई, दैट बिकम्स क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इनटू डी माइनस 0। ठीक है, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नोट। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इतनी आ गई और हमारा चार्ज है क्यू, तो अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नोट। क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू कैन रीड दिस होल डेरिवेशन दिस वे। ओके, अगर आप ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पे एक कंपैरिजन के लिए पॉइंट दिया है कि कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये हम खुद करेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स नीडेड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरड फॉर अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्या था, सपोज करो प्लेट्स की सेपरेशन दैट इज स्मॉल डी 1 सेंटीमीटर की जितनी हो, तो कहता प्लेट्स का एरिया कितना हो सच दैट हमारी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड हमें मिल जाए। मैं पहले ही बता दूं कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि 1 फैरड की कैपेसिटेंस बहुत बड़ी कैपेसिटेंस होती है। तो एक चीज़ का अंदाज़ा हम लोग पहले ही लगा सकते हैं कि इतनी कैपेसिटेंस के लिए हमें बहुत बड़ा एरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सो लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी नो। क्या था, कैपेसिटेंस 1 फैरड हो तो 1 फैरड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 दी पावर -12। एरिया हमें नहीं पता, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बोला है। 1 सेंटीमीटर को जो है अगर हम मीटर में करें तो ये 1/100 मीटर हुआ SI में। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी
1 फैरड इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इंटू ए। तो एरिया कैसे आएगा, इन सब को इधर ले जाकर एरिया आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/8.85 इंटू 10⁻⁻10। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10/8.85 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻9 इंटू, अब 10/8.8 जो है वो लगभग 1.13 के आसपास आ रहा है। तो इतना एरिया हमें चाहिए होगा मीटर स्क्वायर SI यूनिट्स, ठीक है।